पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे गैंगस्टर। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस से एक कदम आगे चल रहा है। वो फरीदाबाद में 2 दिन से रह रहा था, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई और वो वहां से निकल गया। लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और विकास के शार्प शूटर अमर दुबे को ढेर किया गया है। पुलिस ने 3 और गुर्गों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में गैंगस्टर विकास दुबे पर लगातार इनाम की राशि को बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं लग पा रहा है, जिससे प्रशासन की नाकामी साफ झलक रही है। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे अब तक फरार है, लेकिन अब विकास को फरीदाबाद के एक होटल में देखे जाने का मामला सामने आया है। फरीदाबाद पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें एक संदिग्ध शख्स नजर आ रहा है। पुलिस इसमें विकास दुबे के होने का दावा कर रही है, जो अंकुर के घर के आसपास ऑटो में बैठकर कहीं और जा रहा है, जो सामने से आ रहे ऑटो को रोकता था। ऑटो रुकने के बाद वो संदिग्ध शख्स ऑटो में बैठकर कहीं आगे चले जाता है। पुलिस दावा कर रही है कि ऑटो में बैठने वाला शख्स अपराधी विकास दुबे हो सकता है। विकास दुबे की तलाश दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में की जा रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वो दिल्ली एनसीआर में ही छुपा हुआ है। बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। वहीं एसटीएफ ने विकास दुबे का एक खास गुर्गा अमर दुबे को हमीरपुर मुठभेड़ में मार गिराया है। वो कानपुर शूटआउट के बाद से ही फरार चल रहा था और उस रात विकास के साथ ही था। इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। इसके अतिरिक्त लगातार पुलिस जो भी इसके मुख्य अपराधी हैं उसके खोजने में लगी। वही मुस्तैदी दिखाते हुए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें विकास दुबे का साथी श्यामू वाजपेयी भी शामिल है। विकास दुबे की मर्डर गैंग का हिस्सा रहा श्यामू वाजपेयी 25,000 का इनामी बदमाश है, लेकिन वो विकास के साथ संबंध से इनकार कर रहा है। ये बताओ कि उस दिन रात में कहाँ पे थे तुम? घर पे। क्या तुमने फायरिंग की थी? नहीं सर। कितने लोग थे? विकास के साथ कितने समय से हो तुम? हम नहीं हैं उनके साथ में। फिर कैसे हम घड़ी कंपनी में लेबर हैं। हाँ। हम वहीं अपना काम करते हैं। कानपुर हत्याकांड के बाकी आरोपियों को पुलिस भले ही गिरफ्तार या मुठभेड़ में मार रही हो, लेकिन मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी तक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सूबे की पुलिस विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम क्यों है? जब विकास का सीसीटीवी सामने आया तो पुलिस ने पहले वहां छापेमारी क्यों नहीं की? क्या ये प्रशासन की नाकामी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास दुबे कब गिरफ्तार होगा। जनतंत्र टीवी के भी कुछ सवाल हैं, मैं आपको बताऊं, उसके बाद चर्चा पर हम लौटेंगे। सवाल यह है कि पुलिस मुस्तैदी के बावजूद फरीदाबाद कैसे पहुंचा विकास, सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि बाकी लोग गिरफ्तार, असल मुजरिम विकास दुबे कब गिरफ्तार होगा। तीसरा आज का हमारा सवाल यह है कि विकास दुबे गिरफ्त में कब आएगा। लगातार टीमें बनाई गई हैं, उसके बावजूद भी पुलिस से क्यों बचता जा रहा है विकास दुबे। आखिरी सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये कि कौन बचा रहा है विकास दुबे को, कौन उसको जानकारी दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो सवाल 4 आज के ये कि आखिर कब विकास दुबे गिरफ्तार होगा।
मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, क्योंकि चर्चा इस पर करना इसलिए आज जरूरी हो गया है क्योंकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है, दावा कर रही है कि गिरफ्तार बहुत जल्द विकास दुबे होगा, लेकिन चूक कहां पर हो रही है। चार खास मेहमान है, परिचय करा दूं आपका। सबसे पहले अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। विजय शंकर पांडे जी, पूर्व सचिव भारत सरकार। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सवाल नवीन श्रीवास्तव जी, आप ही से सबसे पहले मैं पूछूंगा, कब गिरफ्तार होगा विकास दुबे? हमने भी यह सवाल पूछा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज फरीदाबाद में विकास दुबे को देखा गया। सवाल सर यह है कि कानपुर से फरीदाबाद आना, इसकी दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास है। एक राज्य से दूसरे राज्य विकास दुबे आ रहा है, पुलिस कह रही है कि छापेमारी कर रही है, दबिश देने के लिए लगातार टीमें लगाई गई हैं। फिर इसका जवाब कौन देगा कि आखिर विकास दुबे को अगर फरीदाबाद में देखा गया तो यहां तक वो पहुंचा कैसे? पंत जी देखिए, ये सारी चीजें तो स्पष्ट तब होंगी जब उसकी गिरफ्तारी होगी कि वो कैसे भागा, कैसे कहां गया। अभी एक संदेह था फरीदाबाद में, एक होटल से जो सीसीटीवी फुटेज मिले उससे जो चेहरा है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन लग रहा है कदकाठी से कि वो विकास दुबे हो सकता है। फरीदाबाद से ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने उसके 3 सहयोगियों को और 2 ऐसी पिस्तौलें जो पुलिस से जब वो दर्दनाक मुठभेड़ हुई थी उसमें उन लोगों ने छीनी थी, वो पाई गई है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके लगातार दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश कॉम्बिंग कर रही है। 40 से अधिक टीमें लगाई गई हैं और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। उसके 3 साथी मारे गए, 3-4 साथी गिरफ्तार हुए और हमें यह विश्वास है कि शीघ्र ही हमारे 8 बहादुर शहीद जवानों का जो हत्यारा है विकास दुबे, वो और उसके गैंग के अन्य साथी जो है वह पुलिस के हत्थे आएंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो उनके साथ होगी। पूरा देश ये सवाल नवीन श्रीवास्तव जी पूछ रहा है, यही तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर कब पकड़ा जाएगा। पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि विकास दुबे पकड़ा जाएगा, उसके करीबियों को पकड़ा गया है, एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन असली जो मुजरिम है, जो हत्यारा है 8 पुलिस वालों का, वो कहाँ है, वो क्यों फरार हो रहा है, कौन उसे सूचनाएं दे रहा है? क्या सिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं नवीन श्रीवास्तव जी जो विकास दुबे को बचा रहे हैं? नहीं, देखिए निश्चित रूप से देखिए शंकर जी, निश्चित रूप से जब मामला ये सामने आया तो बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि कहीं न कहीं उसको पुलिस के अंदर भी और बाहर भी उसको सहयोग करने वाले लोग थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। आज चौबेपुर के एसओ और एक एसआई की गिरफ्तारी हुई और जिनके ऊपर संदेह था, ऐसे कानपुर के एसएसपी को हटाकर उनकी जांच भी की जा रही है और उच्च स्तरीय जांच हो रही है। तो इन सारे पहलुओं पर भी सारे हमारे जो शीर्षस्थ अधिकारी संज्ञान में लिए हुए हैं और चीजें जैसे जैसे सामने आएंगी कि कौन उसको सहयोग अभी भी कर रहा है, वो सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहना कि वो कब गिरफ्तार हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये शायद अभी जो है इस केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग कोई कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और सारे दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस अपने साथी जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लेने के लिए तत्पर है। कभी भी आपको यह सूचना मिल सकती है कि वह पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुठभेड़ में विकास दुबे मारा जाएगा। कुछ खबरें ये आ रही थी कि वो सरेंडर कर सकता है। आज जब उसे फरीदाबाद में देखा गया, कहा जा रहा था कि वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है विकास दुबे। तो क्या विकास दुबे का सरेंडर होगा या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी? देखिए, नहीं, पुलिस लगातार प्रयास में है कि वो कोर्ट में सरेंडर न करने पाए। पुलिस उसको जिंदा हिरासत में लेके, चूंकि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि किन लोगों के संरक्षण उनके थे। राजनीतिक संरक्षण थे, बौद्धिक संरक्षण थे, पुलिस के अंदर संरक्षण थे। मैं शंकर जी एक चीज बताना चाहूंगा, इधर लगातार डिबेट पर चर्चाएं हुई कि इन प्रकार के अपराधियों के राजनीतिक संरक्षक कौन है। बहुत सारे लोगों के नाम सामने, लेकिन एक ऐसा तबका है जो अपराधियों का संरक्षण बिना उनको जाने बौद्धिक संरक्षण देता है, डिबेट के माध्यम से उनके मानवाधिकार के प्रश्न को। एक दिन मैं बताऊं, एक चैनल पर मैं डिबेट में था और एक बड़े रिटायर्ड सीनियर अफसर, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को जिस दिन शहीदों के सम्मान में हमें बात करनी चाहिए थी और पुलिस को आपराधिक, एक संगठित आपराधिक गिरोह तक कह डाला। तो ये सारी चीजें जो है
यह जिंदा जब वो हिरासत में आएगा तो निश्चित रूप से सामने आएंगी कि उसको बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरक्षण कौन लोग देते थे। नहीं, हम पुलिस लोग का भी मनोबल चाहते हैं कि वो नवीन जिंदा श्रीवास्तव पकड़ा जी जाए नहीं ताकि गिरा सारी रहे चीजें हैं। सामने इस आएं। पूरी घटना के बाद जो मुखबिरी हुई है उसके बाद आप पुलिस को क्या कहेंगे? क्या सिस्टम पर भरोसा रहेगा किसी का, आम आदमी का? निश्चित रूप से देखिए, कोई भी सिस्टम, विज्ञान में 100% सत्य नहीं है, विज्ञान में भी 0.01% मिनिमम एरर होती है। तो कहीं ना कहीं इस घटना में भी उसने, देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने यूपी के विधानसभा में एक बिल लाए यूपी कोका, जिसके दो प्रमुख प्रावधान थे। एक था कि इस प्रकार के संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल, और दूसरा इनके द्वारा अपने राजनीतिक और जो आपराधिक रसूख है उसके दम पर जो आर्थिक साम्राज्य बना रखा है कि वह जेल में रहते हुए भी विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान हो रहे हैं, और उनका जो पैसे का तंत्र था उसके दम पर वो सारी चीजें मैनेज की, तो उसको तोड़ने का। तो लेकिन दुर्भाग्य से हमारी समाजवादी पार्टी का विधान परिषद में बहुमत था, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। विकास दुबे पर मुझे बताइए, राजनीतिक संरक्षण की बात हुई है जिस तरीके से विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा आप ही की सरकार थी जब हत्या की गई थी आप ही के मंत्री की, उस वक्त विकास दुबे को कौन पनाह दे रहा था, किसका संरक्षण था? बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस वक्त भी विकास दुबे का बोलबाला था। और आप कह रहे हैं कि 2017 में सरकार आई, अच्छी बात है, आपने कहा कि अपराधी यहां से चले जाएं जो अपराध कर रहे हैं, नहीं तो उनकी सजा जेल में होगी, मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया। लेकिन 3 साल से विकास दुबे जैसे गैंगस्टर, विकास दुबे जैसे अपराधी फल फूल रहे थे प्रदेश में, ये तो मानेंगे ना सर? शंकर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको नहीं इस विषय की जानकारी है, इसकी जब भी गिरफ्तारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुई, और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद पिछले 3 साल में क्या कार्रवाई विकास दुबे पर आप बताइए? 1.5 वर्ष या जेल में 2017 से लेकर 2020 तो बता रहे हैं, आप सुने तो 2007 जी, तो आप सुन ले तो आप 2017 में गिरफ्तार हुआ, 1.5 वर्ष या जेल में रहा। हाँ। और जेल से निकलने के बाद ये जमानत तो छूटने के बाद फरार हो गया। जब वो वापस क्षेत्र में आया, रहने लगा और अपनी आपराधिक गतिविधियों को शुरू किया, तब हमारी पुलिस सर, इसीलिए तो सवाल उठता है ना कि क्या राजनीतिक कोई संरक्षण है, कौन विकास दुबे को बचा रहा है? हाँ। अंशु अवस्थी जी, मैं आपके पास आता हूं, क्या लग रहा है आपको, क्यों देर हो रही है इतनी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बेबस हो गई है, इतनी टीमें गठित हो गई हैं? आज खबर ये आई, सीसीटीवी फुटेज भी फरीदाबाद से आया कि एक होटल में विकास दुबे को देखा गया, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। कहां पर चूक आपको लग रही है? चले अंशु जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय शंकर पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। अब तो पूरी जो तस्वीर है, पिक्चर है सर, धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, कुछ की गिरफ्तारी हुई, कुछ गुर्के जो हैं विकास दुबे के जो करीबी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको ढेर किया जा रहा है। लेकिन सवाल सर मेरा वही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? लगातार पिछले कई दिनों से विकास दुबे की छानबीन के लिए, दबिश के लिए लगातार टीमें लगाई गई हैं। आज खबर आई कि विकास दुबे देखा गया, कैसे वो कानपुर से फरीदाबाद पहुंच गया, एक राज्य से दूसरे राज्य वो आ रहा, पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है। क्या अभी भी कोई विकास दुबे को बचा रहा सर सिस्टम में? क्या उसको कोई जानकारी दे रहा इन सब चीजों की? देखिए पंत जी, जो आपने सवाल उठाए हैं बहुत सही है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आप जो यूपी पुलिस है या कोई पुलिस है, वो इस प्रकार के अपराधी को, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को ही मार दिया और खुलेआम मार दिया, उसको छोड़ेगी नहीं। वो कोई भी पुलिस होती तो उसको पकड़ लेगी। समय से जो लग रहा है, देखिए ये शातिर ये अपराधी है, ये बड़े, इनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं और बहुत वर्षों से अपराध में लिप्त हैं, तो इनको बचाने वाले लोग भी बहुत हैं, इसलिए इनको पकड़ने में थोड़ी देर लग रही है। परंतु इतना तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी पुलिस होगी तो इनको अब गिरफ्तार करेगी या जो भी करे, ठीक है। तो वो तो प्रश्न, आप बस थोड़ा इंतजार करें। देखिए असली सवाल ये है कि इतने बड़े अपराधी हर जिले में कौन पैदा कर रहा है और इनको कौन प्रश्रय दे रहा है? देखिए ये मूल प्रश्न है। देखिए हम लोगों ने आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पुलिसकर्मी दुर्भाग्य से हमारे जो हैं, जो कि गए थे ऑन ड्यूटी थे, उनको इस अपराधी ने जो है गोली से भून दिया।
लेकिन जब सामान्य नागरिक जब इस तरह की अपराध का जो भागी बनता है तो आप सोचिए कि उसको कौन पूछता है। आज हम लोग डिबेट में बैठे हैं, पुलिस पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है, मुख्यमंत्री पर दबाव पड़ रहा है और देश भर में इसकी थू हो रही है, तो वो तो पकड़ा ही जाएगा, उस पर तो बिल्कुल आप संदेह मुक्त रहिए, इस अपराधी को पकड़ लेगी पुलिस, क्योंकि पुलिस सक्षम बहुत है। लेकिन वो उसकी जो अक्षमता जो हम लोग के सामने आ रही है, लगातार बढ़ते हुए अपराध, हत्याएं या लूट, इसका मूल कारण जो है, देखिए इसको खुला संरक्षण राजनीतिक मिलता रहा है वर्षों से। ये आज की बात मत करिए, ये इसकी शुरुआत 40-45 साल पहले से शुरू हो चुकी है। मुझे सेवा में आए करीब 40 साल पहले मैंने सर्विस में आया था। मैं तब से ये नंगा नाच देख रहा हूँ कि अपराधियों को खुलेआम राजनीतिक दल संरक्षण देते रहे और उनको पालते पोसते रहे, क्योंकि वो उनके माध्यम से वोट लेते हैं और चुनाव जीतते हैं जी। अब ये गठजोड़ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विकराल रूप में आ गया है कि खुलेआम करने लगे। पहले छिप छिप के करते थे, रात के अंधेरे में हुआ करता था, अपराधी रात में अंधेरे में जाता था, नेता से मिलता था या नेता अपने दूत के माध्यम से बात करता था। अब खुलेआम होने लगा। अब आपको अभी व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, इस अपराधी की फोटो तमाम लोगों के साथ दिख रही है। तो देखिए ये चीज़ें बहुत खुल गई हैं। तो मूल प्रश्न ये है कि इनको ऐसे अपराधी विकास दुबे चारों, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये विकास दुबे हर जिले में 2-2, 4-4 बैठे हुए हैं। इनको हमें आपकी जानकारी ना हो, लेकिन वहां की जनता से पूछ लीजिए, सबको पता है। और इतने ही दुर्दांत हैं ये, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सभी दल के लोग जानते हैं। प्रश्न यही है कि इनको पैदा किसने किया और इनको संरक्षण लगातार कौन दे रहा है। और मैं पंत जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसको अंदर से भी देखिए, चूंकि हमारे पुलिस या प्रशासन, दोनों की बात मैं करूंगा, अकेले पुलिस को मैं टारगेट नहीं करूंगा, दोनों में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि धन के बल पर आप किसी का भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जब आप धन देते हैं, रिश्वत देते हैं, तो फिर आदमी अच्छा बुरा नहीं देखता, क्योंकि अच्छा बुरा देखता होता तो रिश्वत लेता ही नहीं। तो जैसे ही पैसा मिला, और ये अपराधी पैसा बहुत कमाते हैं, तो पैसा मिला तो वो इनका संरक्षण व्यवस्था के अंदर भी है और राजनीति में भी है। इन दोनों ने मिलकर ये विकास दुबे पैदा किया है, और इस समस्या का समाधान ढूंढना ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल, इस समस्या का समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज सवाल भी हम ये उठा रहे हैं कि आखिर गिरफ्तार कब होगा विकास दुबे। नवीन श्रीवास्तव जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हालांकि उन तक हमारी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है। नवीन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है पूरी तरह से? जी हाँ। जिस तरह से सवाल उठाया है विजय शंकर पांडे जी ने भी, सरकार तो सर उत्तर प्रदेश में आपकी भी रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी की भी रही है, बीएसपी की भी रही है, आप तो एक सख्त प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो ऐसे दबंग लोगों को, विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को बचाती रही आज तक? और यही परिणाम है, आज देखिए पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है वो। नहीं, देखिए दत्त साहब, विजय शंकर पांडे जी बहुत अनुभवी है, बहुत ही कर्मठ ईमानदार अधिकारी के रूप में छवि है। बहुत अच्छा विषय उन्होंने रखा। निश्चित रूप से आज से 35-40 वर्ष पहले, मुझको याद है, ठीक से दिन याद है, मैं नाम नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का लूंगा, मैं इलाहाबाद प्रयाग में पढ़ता था। वहां पे एक उपचुनाव हुआ था जिसमें वीपी सिंह साहब कांग्रेस छोड़ के उपचुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे थे, सुनील शास्त्री। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ इलाहाबाद का उस समय का जो सबसे बड़ा डॉन था, अपराधी था, वो सारी सभाओं में उनके साथ स्टेज शेयर करते थे। पहले पांडे साहब ने जो कहा कि अपराधी रात के अंधेरे में मिलते थे, दूतों के माध्यम में मिलते थे, लेकिन सामने आने लगे। 1985 में आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में माफियाओं का जनप्रतिनिधि बनना शुरू हुआ। नवीन जी, अंशु अवस्थी कुछ कह रहे हैं, धीरे धीरे अंशु जी बोलिए। आपको मौका दिया था मैंने, मैं आ रहा हूं नवीन जी आपके पास। अंशु जी, आप बोलिए, अपनी बात को संक्षेप में खत्म करिए, फिर मैं जाऊंगा कपिश जी के पास। हाँ बोलिए। आपका ऑडियो क्लियर नहीं है सर, मैं दोबारा ऑडियो दुरुस्त करके आपके पास आता हूं। नवीन जी, मैं आऊंगा आपके पास। कपिश जी से मैं सवाल नहीं ले पाया था। कपिश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है पूरी तरह से? जी, आपकी आवाज आ रही है शंकर जी। विजय शंकर पांडे जी ने भी सवाल उठाया। सवाल सर ये है कि आपकी भी तो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, एक सख्त प्रशासक के तौर पर आप भी जाने जाते रहे हैं, फिर कैसे इतने बड़े गुंडे माफिया फल फूलते रहे? क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हुई?
फिर सवाल वो हम यही पूछ रहे हैं आज, क्या उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वही ऐसे गैंगस्टर विकास दुबे को बचाती रही है? इसीलिए आज वो पुलिस को कह रहा है मैं डाल डाल तुम पात पात, पकड़ नहीं पा रही पुलिस। इतना उसने अपना जो नेक्सस है इतना मजबूत कर लिया है। कपिश जी, देखिए शंकर जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि यहाँ पे चारों दल की सरकारें समय समय पर रही है और ये आज से बदमाशी नहीं कर रहा है। इसके ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी सरकार इस बात की गारंटी नहीं कर सकती है कि हम 100% उत्तर प्रदेश के अंदर विकास दुबे जैसे तमाम गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई जब उसके सामने आती है उस साल में तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हकीकत ये है शंकर भाई कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप देखिए राजनाथ सिंह जी की सरकार थी तो इन्हीं के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को संतोष शुक्ला को घुस करके गोली इसने मारी उसके थाने के अंदर और साल भर इनकी सरकार रही। आपको ये पता होगा कि जो चार्जशीट है वो हमारे जो सीआरपीसी है उसके अंदर 90 दिन के अंदर देनी होती है, यानी कि जो भी अन्वेषण हुआ होगा समय के अंदर वो 90 दिन के अंदर हुआ होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी में ही आज भी संतोष शुक्ला जी के छोटे भाई हैं, उनसे पूछिए तो वो कहते हैं कि हमारे पार्टी में बहुत विभीषण है। ऑन एयर उन्होंने कहा है जो ये मैं इस बात को कह रहा हूँ। दूसरी चीजें मैं आपको कह दूं, हमें बताइए बिना संरक्षण प्राप्त, अगर उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता, अगर उसे पुलिस प्रशासन का साथ प्राप्त नहीं होता, तो इतनी बड़ी हिमाकत जो पूरे भारत के इतिहास में नेशनलाइज बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो कहीं नहीं हुई है। ये इतनी विभत्स घटना है। इसमें बकायदा उसने ट्रैप किया है पुलिस को, इसमें बकायदा उसने पूरी प्रतिशोध की तरह से पुलिस के साथ बरपाया है कहर। और देवेंद्र मिश्रा जी जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके शरीर को छट विच्छत करने के बाद 8 पुलिस कर्मियों की लाशें बिछा करके उन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया और तसल्ली से फरार हो गया। तो आप ये सोचिए कि उसने पहले ट्रैप जब किया कि हम यहाँ मारेंगे तो उसने भागने की भी व्यवस्था अपनी कर ली थी और बिना पुलिस प्रशासन के सहारे के, बिना किसी सत्तासीन किसी भी व्यक्ति के सहारे के ये काम नहीं हो सकता है। शंकर भाई एक बात पे और ध्यान दीजिए आप कि आखिर ये इसके भागने का जो कयास लगाया जा रहा है वो क्यों हरियाणा में लगाया जा रहा है, वो क्यों मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। ठीक कपिल जी, आ रहा हूं मैं, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। सवाल पूछूंगा सर आपसे भी, 5 साल तो आपकी भी सरकार वहां पर रही है, फिर सवाल आपके ऊपर भी उठता है और उठ भी रहा है। आपके ऊपर सवाल भी ये उठाए जा रहे हैं कि सरकार आपकी भी थी, आपने क्या कार्रवाई की ऐसे गैंगस्टर, ऐसे विकास दुबे जो फलते फूलते रहे पिछली सरकारों में। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार हमारी चर्चा जारी है। सवाल हमारा यही है आज का कि आखिर कौन बचा रहा है विकास दुबे को, आखिर कब गिरफ्तार होगा विकास दुबे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आपको बताएं कुछ अपडेट इस पूरी खबर को लेकर जो आ रहा है हमारे पास अभी, वो यही कि कानपुर डीएम ने पूरे मामले पर चल रही कार्रवाई की जानकारी दी है। क्या कहा उन्होंने, सबसे पहले सुनाते हैं आपको। कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दिनांक 2 और 3 जुलाई की रात को अपराधियों पर दबिश की ले गई पुलिस टीम पर अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा किए गए अचानक हमले में जो हमारे अधिकारी और जवान कुल 8 लोग शहीद हुए और उसके बाद के घटनाक्रम में जो 2 अपराधी मारे गए। और इस पूरे प्रकरण के विविध पहलुओं की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर के अनुरोध पर और प्रशासनिक निर्णय के आधार पर एक मजिस्ट्रेटी जांच गठित की गई है जो अपर जिला मजिस्ट्रेट भूमि अधिग्रहण कानपुर नगर के नेतृत्व में की जा रही है और इस मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो सुना आपने, कार्रवाई की बात तो लगातार हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि विकास दुबे आखिर कब पकड़ा जाएगा। लगातार मेहमान मेरे साथ बने हुए, एक बार फिर से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। विजय शंकर पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। सवाल मेरा सर ये है कि आज कार्रवाई भी हुई, एक्शन लगातार हो रहा है। चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है
मुखबिरी का शक है, एक्शन लिया गया, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सवाल ये है सर, ऐसे कितने तिवारी, ऐसे कितने दुबे होंगे जो वेतन तो पुलिस का लेते हैं, विजय शंकर पांडे जी काम ऐसे क्रिमिनल के लिए करते हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर लें कि ऐसे शातिर अपराधी पकड़े जाएंगे? पुलिस तो काम कर रही है अपना, लेकिन जब उसको सूचनाएं मिल रही हैं, जब उसे प्लान से पहले ही सारी जानकारी मिल जाती है, तो पुलिस क्या करेगी इसमें फिर? देखिए पंत जी, यही समस्या का मूल है कि हमारा जो तंत्र है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। देखिए हमारे व्यवस्था की ये समस्या हो गई है, अब कोई भ्रष्टाचार की समस्या पे कोई बात ही नहीं करता। अब हम लोग सिर्फ जो घटना हो जाती उस घटना का विश्लेषण करते हैं। अब आप सोचिए, जो तिवारी जी हैं, क्या इन्होंने दुबे उसको बिना कुछ पैसा लिए हुए या माहवारी लिए हुए या हफ्ता लिए हुए क्या उसको मदद करते होंगे? नहीं, ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं रिश्वतखोरी से। और देखिए, आप हमेशा सुनते होंगे, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता सुनते होंगे, थाने बिकते हैं कुछ जिलों में, ठीक है, कि मतलब थानेदार की नियुक्तियों में पैसा लिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर कोई किसी जिले में थानेदार से पैसा लेंगे तो थानेदार के पास कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं, और कोई वो कल्प वृक्ष तो है नहीं कि हिलाएगा नोट गिरेगी। वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो अपराधियों से लाएगा। अपराधियों में छुटपुट अपराधियों से लेने में बड़ी बदनामी होती है। बड़े बड़े अपराधी पकड़िए, 2-3, वो आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे और लगातार और लोगों की आवश्यकता भी पूरी करेंगे। तो इस स्थिति में जो माहौल बनता है वो यही बनता है कि बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, उनको प्रश्रय दी जाए। संरक्षण प्रश्रय में आप पुलिस उसका क्या करती? पुलिस उसको यही कर सकती है, वो अपराध करे तो उसके अपराध की तरफ से आंख मोड़ लीजिए आप, जहाँ तक संभव हो, और अगर मजबूरी हो जाए उसे पकड़ना तो पकड़कर मुकदमे को ऐसा कमजोर कर दीजिए कि बाद में सजा न पाए। तीसरा, कोई कार्रवाई हो रही तो उसकी सूचना समय से दे दें, जिससे अपना बचावात्मक कार्य कर ले। यही होता है। ये स्थिति हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही पुलिस विभाग में, और इसके लिए मैंने कई जिलों में मैं जिलाधिकारी रहा हूँ। मैंने पुलिस विभाग के साथ बहुत लंबा अनुभव मेरा है। मैं बिना किसी संकोच के आपसे कह दूं, इस व्यवस्था में बड़ा दम है और बड़ा साहस है और बड़ी कुशलता है। इसमें कोई कमी नहीं। इसका जो बदनामी है और इसकी जो कार्यप्रणाली में जो हमको दोष दिख रहे हैं, वो नेतृत्व की इतनी बड़ी कमी है। नेतृत्व की कमी मैं हमेशा कहता हूं ऊपर के स्तर पे। जब आप उससे गलत काम करवाएंगे तो वो गलत काम करने पे मजबूर हो जाएगा। अगर एक भी व्यवस्था ऐसी हो जाए जो सिर्फ इतना कह दे कि देखो तुम्हें गलत नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, आप विश्वास मानिए इस व्यवस्था में सब लोग चाहते हैं कि काम ठीक से हो। देखिए, मैं भी एक सरकारी अधिकारी रहा हूँ। मैं आपसे विजय शंकर जी समझना चाहता हूँ कि ईमान क्यों डगमगा जाता है जब हम वर्दी पहनते हैं, उस वर्दी की कसम लेते हैं कि देश की सेवा हम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, निष्पक्ष भाव से करेंगे, फिर ये ईमान क्यों डगमगा जाता है सर? और कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा जो पुलिस प्रशासन है, जो अच्छे काम कर रहे हैं अधिकारी, वो भी बदनाम होते हैं, और वो हो रहा है इस पूरे केस में, देख रहे हैं। देखिए पंत जी, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। पुलिस भर्ती घोटाला, ठीक है, आप सोचिए, जब पुलिस के सिपाहियों की भर्ती में पैसा लिया जाएगा तो उस पुलिस वाले से निष्ठा की बात करना कितना बेईमानी होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा शिक्षकों की भर्ती में घोटाला। अब आप ये बताइए, जो शिक्षक पैसा देकर शिक्षक बनेगा, आप उससे क्या सोचते हैं वो विद्यालय में जाकर ईमानदारी सिखाएगा, सच्चाई सिखाएगा? और वो पुलिस वाला जो रिश्वत देकर नौकरी पाया है, वो क्या आप समझते हैं कि वो अपराधियों को डंडे मारेगा और उन्हें जेल में अंदर करेगा और पब्लिक की सेवा करेगा? पहला उसका लक्ष्य होगा कि पहले ये पैसा तो वसूलो, और दूसरा, देखिए, मैं अपने अनुभव से एक बात कह दूं, आपने गलत रास्ते पर एक कदम भी रखा तो पर आप पीछे लौट नहीं सकते। ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है, मैं सबके साथ शेयर हमेशा करता हूँ। जैसे ही वो पहले गलत रास्ते पे चल पड़ता है तो पंत जी विश्वास मानिए फिर उसी रास्ते पे चलता रहेगा। क्यों? उसको लौटने का मौका हमारी व्यवस्था देती नहीं फिर, क्योंकि उसकी एक गलती अगर पकड़ में आ गई तो उसको भी कहेंगे कि तुम्हारे पहले तो तुम गलती किए, तब तो तुम्हें नहीं दिखा न्याय और अन्याय, अब तुम्हें न्याय दिख रहा है। तो पंत जी, हमारी पूरी व्यवस्था में ये 2-4 कमियां जो आ गई हैं, इसने हमारे लौटूंगा विजय शंकर जी आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। यही सवाल अंशु अवस्थी जी मेरा आपसे भी है। जब सिस्टम पूरा करप्ट हो, जिसका जिक्र विजय शंकर पांडे जी कर रहे हैं, फिर हम कैसे उम्मीद कर लें विकास दुबे जैसे गैंगस्टर अपराधियों को हम पकड़ लेंगे जल्दी? और इसीलिए हो भी तो नहीं पा रहा है।
कहां पर चूक लग रही है आपको? बिल्कुल आपने सही कहा कि विजय शंकर पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात कही और मैं उनको प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ईमानदारी से सच्चाई को स्वीकार किया है। सही बात यह है कि पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है और हकीकत यह है कि एक बड़े व्यापक सुधार की जरूरत है। कई सारे पुलिस अधिकारियों ने भी इस पर काफी पहल की कि पुलिस सिस्टम में भी सुधार की जरूरत है और ब्यूरोक्रेसी में भी सुधार की जरूरत है। लेकिन सरकार अपनी सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ये कह लीजिए जो राजनीतिक अपराधी और संगठित अपराध का ये जो गठजोड़ चल रहा है, ये जो कुनबा है, इस अपनी महत्वाकांक्षा और निज स्वार्थ के चलते पूरे सिस्टम को कमजोर कर रही, पूरा सिस्टम पैरालाइज हो रहा है। आप देखिए कि भाजपा कितनी आसानी से बच के निकल रहे हैं। दिक्कत ये है, मैंने कल भी डिबेट में सवाल उठाया कि जो ये जितने भी पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी संलिप्त हैं इस घटना में, उन पर भी उसी तरीके का मुकदमा चलाया जाना चाहिए जैसा विकास दुबे पर चलाया जा रहा है, क्योंकि वो भी उतने ही ईमानदार पुलिसकर्मियों के शहीद के हत्या के दोषी हैं जितना विकास दुबे जैसा अपराधी आतंकवादी दोषी है। दूसरा, अब विनय तिवारी को लेकर हम बार बार मांग कर रहे थे कि जो लोग सिर्फ सस्पेंड करके श्री से काम नहीं चलेगा, बराबर वो लोग अपनी वो जानते हैं कि आज सस्पेंड हुए हैं और 1-2 साल बाद वो पैसे रुपए ले दे के जांच को सेटल करके फिर से बहाल हो जाएंगे। पर बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर अरेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, विकास दुबे ने तो साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवती सागर, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक अभिजीत सिंह सांगा कैसे उसकी मदद थे, मुकदमों से निकलवाते थे। आखिर इन विधायकों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि अगर आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आप लीक पोल छोड़ रहे हैं, और लीक पोल छोड़ने का मतलब है कि अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ईमानदार कोशिश करिए। घर गिराने से, गाड़ियां तोड़ने से अपराध नहीं रुकेगा जब तक अपराध की जड़ पर चोट नहीं करेंगे, और अपराध की जड़ पर चोट तभी होगी जब इन राजनेताओं को पकड़ा जाएगा। जिस अपराधी को पकड़ने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी लगे हैं, उसको बचाने वाले तो आजाद घूम रहे हैं। आपने उसके जो छोटे चंगू मंगू हैं उनका फोटो तो निकाल दिया, उनका इनकाउंटर आप कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको बढ़ाया है उन पर कार्रवाई कब होगी? इच्छा शक्ति है सरकार में तो करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, लेकिन सरकार कायर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जब अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी, हमारी आदरणीय प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब आवाज उठाती हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी। मैं जवाब लेता हूँ, नवीन जी जवाब दीजिए। पर लग जाता, मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूँ कि संरक्षण कौन दे रहा है ऐसे अपराधियों को? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट। हाँ, मैं ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ। मैं समझ गया सर। अजय कुमार लल्लू ने जी आपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, उनको जेल भेजा था। आपने आरोप भी लगाया था कि सरकार के खिलाफ अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। नवीन जी जवाब दीजिए अंशु अवस्थी जी के सवाल का। शंकर जी, मैं अंशु अवस्थी जी के भी सवाल का जवाब दूंगा। पहले मैं थोड़ा विजय शंकर पांडे जी के बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बोलिए 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 नवीन जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। वालों को कब पकड़ा जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे विजय शंकर पांडे साहब ने बहुत अच्छे विषय सामने रखे। इनका ये कहना था कि आर्थिक दम पर, भ्रष्टाचार के दम पर जब नियुक्तियां होंगी तो जो सिपाही पैसा दे के भर्ती होकर आया होगा, निश्चित रूप से आप उससे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बंदरबाट हो कैसे? देखिए, आवाज क्लैश कर रही है। अंशु जी को कहिए जरा शांत रहें, गंभीर विषय पर चर्चा है। ठीक, अंशु जी आपने बात पूरी कर ली, मैं लौटूंगा आपके पास। कपिल जी नवीन जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हाँ, संक्षेप में मैं कह रहा हूं कि देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद यूपी कोका के माध्यम से हम अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना चाहते थे। दूसरा, जैसे विजय शंकर पांडे साहब ने कहा कि अच्छे काम की शुरुआत ऊपर से होती है। थाने बिकते हैं, अगर जिले में एसपी बिकेंगे, डीजी के पोस्ट की नियुक्ति राजनीतिक कारणों से होगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में वरीयता क्रम के 13वें नंबर के अधिकारी को पुलिस का मुखिया बनाया गया था जातिगत समीकरण सेट करने के लिए। हमारी सरकारों में विजय शंकर पांडे साहब ठीक से जानते होंगे, जो भी शीर्ष अधिकारी हैं वरीयता क्रम में, जो काबिल अधिकारी हैं, उनकी हमने नियुक्ति करके एक मैसेज दिया कि आपकी काबिलियत आपका काम है, आपकी ईमानदारी है, आपकी ड्यूटी का निर्वहन है,
और यह मैसेज नीचे तक गया। पिछली सरकारों में भर्ती आयोग को उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक को कहना पड़ा कि जाति विशेष के भर्ती आयोग हो गए, तो ये सारी विसंगतियां थी। और रही बात अंशु अवस्थी जी ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण, और उन्होंने हमारे 2 विधायकों का नाम लिया। मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन इनकी नेत्री श्रीमती प्रियंका वाडेरा वेबिनार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बात कर रही थी, उनके साथ एक नेता थे राजाराम पाल, और राजाराम पाल साहब की भी फोटो विकास दुबे के साथ है। और वहां कानपुर का बच्चा जानता है कि राजाराम पाल साहब से विकास दुबे क्या संबंध थे। तो देखिए, इस पर हम नई बहस में जा रहे हैं कि किसने कब संरक्षण दिया या किसी नेता के साथ कब किसकी फोटो आई। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा शंकर जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको राजनीतिक संरक्षण होता तो उस दुर्भाग्यपूर्ण काली रात को उत्तर प्रदेश पुलिस के 35 जवान और अधिकारी उसके यहाँ छापा मारने नहीं जाते। वो छापा मार के उसको गिरफ्तार करने गए थे, उसके घर कोई दावत या पिकनिक मनाने नहीं गए थे। अगर राजनीतिक संरक्षण होता तो वो जाते ही। तैयारी थी पूरी, नवीन श्रीवास्तव जी, पुलिस की पूरी तैयारी थी क्या जब वो गई वहां पर? अगर तैयारी थी तो हमारे 8 पुलिसकर्मी कैसे शहीद हो गए? जी निश्चित रूप से शंकर जी, पुलिस से लापरवाही हुई, पुलिस से चूक हुई, पुलिस के भेदियों ने पहले सूचना दी, यह कहीं ना कहीं गलत। ये ठीक है, कपिल जी के पास बहुत देर से मैं नहीं आ पाया, मैं आ रहा हूं आपके पास, अन्यथा 8 हमारे जवान शहीद नहीं होते। कपिल जी बोले। शंकर जी, सबसे बड़ी बात ये है नवीन जी, आपके पास बोले शंकर जी, नवीन जी को एक बात सोचना चाहिए। जिस यूपी कोका की ये बात कर रहे हैं, क्या इनको भारतीय इंडियन पेनल कोड पर विश्वास नहीं है? कौन सी ऐसी धारा है जो उसके अंदर नहीं है? एविडेंस एक्ट क्या रियल नहीं करता है? अगर अन्वेषण आपकी पुलिस सही नहीं कर रही है तो रिजल्ट दूसरा होगा। जिलाधिकारी पूर्व हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो बता लें। केवल मंशा कानून लाने से नहीं होती। आप तो कानून इसलिए लाते हैं कि विपक्षी दलों पर आप कैसे प्रहार करेंगे। आपने तो देखिए, जो गोरखपुर के एक डॉक्टर थे, उनको आपने एनएसए के अंदर बंद किया हुआ है, जबकि वो गैस कांड से बाहर आ चुके हैं। उस बेचारे ने बच्चों की जान बचाई थी और एक विशेष समुदाय के होने के वजह से उस पर आपने एनएसए लगा दिया है। और गंगेस्टर आपके यहाँ घूम रहे हैं गोलियों से, कह रहे हैं कि बड़ा प्रॉपर तैयारी करके इन्होंने भेजा था। अरे देवेंद्र मिश्रा जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि हमें पीएसी दी जाए। वो इतना छोटा बदमाश नहीं है, उनको इस बात का एहसास। अरे यार वकील हो भाई, पढ़े लिखे हो। सुन लीजिए, देवेंद्र मिश्रा ने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं दी, और जो चिट्ठी मारे वाली उसकी जांच हो रही है। जब मैं हमला करूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिएगा। इनको नहीं मालूम था, इनको नहीं मालूम था कि वो बैक फायर करेगा मुद्दा, और 8 सिपाही के बाद बाकी क्यों भाग लिए? तो उसका कारण था केवल उनके पास डंडे थे। आप चैनल में बैठ के का प्रहार किया गया है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मरवाया है, इनके सरकार ने मरवाया है। और विकास दुबे को बचाने के लिए इन्होंने प्लेस ऑफ ऑपरेशन को ध्वस्त कर दिया। इन्होंने घटनास्थल की नक्शेबंदी को बदल दिया। 20,000 रुपए खर्च करके समाजवादी पार्टी की प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया। अगर विकास दुबे 20,000 रुपए खर्च करके समाजवादी पार्टी बचा के निकाल ले जाएगा। ये नवीन जी की सरकार ने संरक्षण प्रदान किया है उसको, उसके केस को कमजोर करने का काम किया है। ये प्लेस ऑफ ऑफरेंस बदलने का काम किया है और हल्ला करके अपनी चीजों को बचाना चाहते हैं। आखिर अनंत देव ने उसकी चिट्ठी का संज्ञान क्यों नहीं लिया? आखिर आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो आवाज किसी की स्पष्ट नहीं आ पा रही है, मुझे समझ, दर्शकों को समझ नहीं आएगा कुछ। एक एक करके बोलिए। आप आरोप तो लगा रहे हैं, मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले आपसे भी यही था कि सरकार 5 साल आपकी भी तो रही है। आप तो कहते थे सख्त प्रशासक हैं, अपराधी फलेंगे फूलेंगे नहीं, फिर ये कैसे हो गया? फिर हम कैसे दूसरी सरकारों पर आरोप लगा सकते हैं? इसका मतलब तो सभी राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त था विकास दुबे को। आप शांत होना सीखिए, नहीं तो हम भी चिल्लाना जानते हैं आपकी तरह। कपिल जी बोलिए। सुनिए, अपनी पारी में बोलिएगा, अपनी पारी में बोलिएगा, नहीं तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। हाईकोर्ट के वकील हैं, आपको ये भी मैं नहीं पता है। पहले मैं सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, हल्ला न कीजिए। हल्ला करके अपने सरकार की फजीहत नहीं छुपा सकते हैं आप हल्ला करके अपनी फजीहत नहीं छुपा सकते हैं। आपने जानबूझ करके कैबिनेट मंत्री को अपने बचाया हुआ है, जिनकी फोटो वायरल है। आपने अपने कैबिनेट मंत्री को बचाया हुआ है। वो कानून न्याय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। तमाम लोग ये बात कह रहे हैं, आपने उनकी फोटो वायरल है, उस पर क्यों नहीं जवाब दिया? आज श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया? और आज जो जय वाजपेयी को आपने गिरफ्तार किया है,
और अंशु अवस्थी जो हास्य कलाकार को आपने गिरफ्तार किया है, वो अपर मुख्य सचिव की बिटिया के शादी में शामिल हुआ था। वहाँ तमाम भाजपा नेताओं के साथ उसने फोटो खिंचवाई है। कपिश जी, आज फोटो किसने किसके साथ खिंचवाई, इस पर चर्चा मत करिए, इस पर बहुत बहस हो चुकी है सर। मुद्दे पर आइए। प्रमुख सचिव के बेटी की शादी में जय वाजपेयी का शामिल होना क्या नहीं बताता कि कहां तक समीकरण गिरा हुआ है? इन्होंने जांच क्यों नहीं दिखाई? आज सत्ता के ऊपर जवाबदेही है, आज सत्ता के ऊपर जवाबदेही है। इनके समय में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोली मारी थाने में घुस करके, ये भूल गए। ये नवीन श्रीवास्तव जी, आप किसके साथ फोटो दिखा रहे हैं? बजरंग दल का जब अभियुक्त छूट करके आया तो इन्होंने फूल माला पहनाने का काम किया। इन्होंने फूल माला पहनाने का काम सुबोध सिंह के शहादत का खिल्ली उड़ाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने इस तरीके से सत्ता का संरक्षण अभियुक्तों को प्रदान कर रखा है। और ये बड़ी बात नहीं है, जिससे मुख्यमंत्री खुद ही 302 के मुलजिम हो, जब मुख्यमंत्री 302 के खुद मुलजिम हो, डिप्टी मुख्यमंत्री खुद ही संज्ञेय धारा के मुलजिम हो, तो उस प्रदेश को अपराधियों से कोई नहीं बचा सकता है। नवीन श्रीवास्तव जी, आप उनकी फोटो दिखा रहे हैं, आप उनकी फोटो दिखा रहे हैं। कपिश श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आपके साथ कई नेताओं के साथ उसकी फोटो है। क्या ये बहस इसी में उलझ जाएगी क्या आज? मेरा दोनों से सवाल है। कपिश श्रीवास्तव ने हम मुद्दे पर चर्चा करें ना सर, कि कैसे पकड़ा जाएगा, सिस्टम क्यों फेलियर हो रहा है, कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, क्या उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जो इतना खुलेआम वो घूम रहा है, पुलिस को पता नहीं लग पा रहा, एक राज्य से दूसरे राज्य वो आ रहा है। इस पर चर्चा करिए। शंकर जी, गंभीर विषय पर जब चर्चा हो रही है, मैंने कहा कि यूपी कोका में जब हम यह प्रावधान ला रहे थे कि इस तरह के संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अलग कोर्ट बनाई जाए, तो कपिश श्रीवास्तव जी ने कहा कि आईपीसी सीआरपीसी में कानून है, आप क्यों कैसा कर रहे हैं? इनको यह जानकारी नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जो जनप्रतिनिधि है, विधायक सांसद रहे हैं या वर्तमान में, उनके लिए अलग से कोर्ट बनाई गई है ताकि स्पीडी ट्रायल हो। तो ये जानकारी रखनी चाहिए। हम तो यही करना चाहते थे कि इस प्रकार के संगठित अपराधियों का शीघ्र ट्रायल हो, जेल में जाए, इनकी आर्थिक संपत्ति जब्त की जाए। तो इस पर ये आप बताइए ना, उस डॉक्टर पे आपने क्यों लगाया हुआ है? एनएसए क्यों लगाया हुआ है? वो आतंकवादी है क्या? कफील खान आतंकवादी है क्या? राष्ट्रद्रोह का काम करेगा, लल्लू जो राष्ट्र की भाई को संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, करके जेल जो सरकार और संविधान के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ एनएसए नहीं, उससे भी सख्त कानून लगाएंगे, पक्षियों के ऊपर काम कर रही है, उससे भी सख्त लगाएंगे। संरक्षण करती है। कफील खान ऐसे लोगों को तो राष्ट्र का एनएसए से भी बड़ा कानून होगा तो वो लगाएंगे। क्या बात करते हैं आप? आप लोगों में आतंकवादियों को छोड़ने की पहल करने वाले कपिश श्रीवास्तव, आपकी पार्टी ने लखनऊ कचहरी में बम विस्फोट करने वाले, अयोध्या में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की परमिशन दे रहे थे। आप क्या बात करेंगे? आप तो आतंकवादियों को देशद्रोहियों को संरक्षण देते हैं, आप देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को जेल भेजते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, कानून लाते हैं। हम आपकी तरफ से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ आप बता दीजिए, ये अड्डा है क्या? आप बता दीजिए कि आपकी सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला क्यों लिया था? अरे ये नहीं लिया था सरकार। वो विषयांतर हो जाएगा नवीन श्रीवास्तव जी, बहस कहीं और चली जाएगी, उस पर रहने दीजिए। झूठ बोलते हैं आप, जिसको हाईकोर्ट हल्ला बोलते झूठ बोल, बहस पर रहिए। मुख्यमंत्री अपने ऊपर अंशु अवस्थी, हल्ला बोलते झूठ बोल रहा है। अंशु अवस्थी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ऐसे लोगों पर मिल रही है। बोलिए सर। आज जो सीसीटीवी फुटेज फरीदाबाद से मिला है, मेरा सवाल आपसे यह है कि विकास दुबे वहां छिपा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज में ये चीजें सामने आई है, पुलिस छापे मारने की कोशिश कर रही थी, उससे पहले वो वहां से निकल गया, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, ये इसलिए इस तरीके से संभव हुआ है। हाँ। पिछले 20-25 साल की जो सरकारें आई हैं, कोई भी सरकार हो, उसमें निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक अपराधियों को खूब बढ़ावा दिया गया, उनको राजनीति में प्रश्रय खूब मिला। अपराधी राजनीति में सीधे भी एंट्री किए, और जो अपराधी किस्म के लोग थे, जो वर्चस्व रखते थे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, पिछले 20 साल की चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही, इन लोगों ने उन्हें खूब बढ़ाया है। आज अगर ये समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है अपराधियों को बढ़ाने को लेकर, अगर समाजवादी पार्टी के समय में जवाहर बाग हुआ था, भाजपा ने कहा लो भाई हम भी पहले, अगर आपको पता हो तो इंदिरा गांधी जहाँ रायबरेली से सांसद होती थी, वहाँ धुलमी सिंह कौन थे? धुलमी सिंह के लड़के अखिलेश सिंह कौन थे जो कांग्रेस के संरक्षण में थे? हरिशंकर तिवारी ऐसे माफिया किसके संरक्षण में बढ़े?
आप कांग्रेस भाजपा सपा सपा बसपा भाजपा को बोल रहे हैं। आपराधिक मुकदमे कांग्रेस ने जितना अपराधियों को संरक्षण दिया, आप क्या बात करेंगे? बात पर आप बढ़ रहे हैं। 1985 में जब माफिया सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश में विधायक सांसद हुए, तब आपकी पार्टी की सरकार थी। ये इस तरीके से डिबेट मत करिए। बहादुर सिंह नारायण तथ्यकर नहीं है, अपराधियों को तथ्यकर नहीं है, स्टेज पर बैठाते थे। डिबेट में क्या बात जानकारी करेंगे? आपको नहीं है, सठिया रहे हैं आप। मैं फिर से इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर विकास दुबे समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको क्या पता है? घूम रहा था, आप बंदूक लेकर पैदा नहीं हुए होंगे। वीर बहादुर सिंह इलाहाबाद के सबसे बड़े माफिया को लेके घूमते थे चुनाव में, शंकर तिवारी से माफिया को किसने पढ़ाया? नारायण तिवारी और कांग्रेस के खिलाफ किसने पढ़ाया? जरा बता दीजिए आप लोगों की ऐसी आवाज बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। सच बताऊं नवीन श्रीवास्तव जी, बहुत आसान होता है। अंशु अवस्थी जी, मैं चाह रहा था विषय पर आए हैं। क्या हुआ भाजपा में, क्या हुआ सपा में हुआ? ठीक है नवीन जी, मेरे पास वक्त कम है। आखिरी कमेंट विजय शंकर पांडे जी आपसे लेना चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है विजय शंकर पांडे जी, बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या ये संभव है? क्या अब तो खुलकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार थी, आपने संरक्षण दिया। देखिए पंत जी देखिए पंत जी, ये समस्या यही है कि पिछले 30-40 सालों में ये प्रवृत्ति अपराधीकरण की बहुत बड़ी। देखिए अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल और जो भी हमारे जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं, बड़े सब जानकार लोग हैं, इन्होंने काफ़ी तथ्य ऐसे बताए जो जनता की जानकारी में ना होंगे। सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी पार्टी में ये बात कहें कि देखिए बहुत हो गया, इस रास्ते पर चलकर देश एकदम बर्बाद हो रहा है, प्रदेश बर्बाद हो रहा है। अब टाइम आ गया है कि इनसे दूरी दी जाए। देखिए ये काम राजनीतिक दलों का ही है, बाकी चर्चा से ये बातें आती हैं, जनता के मन में फैलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारे राजनीतिक दलों की है और जो प्रवक्ता लोग बैठे इनकी है कि जाके कहें इस बात को कि अब हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमने बहुत कर लिया, ये अब इससे अलग हटें और एक साफ सुथरी राजनीति लाएं। देखिए मैं आपसे कहूंगा कि हमारे देश प्रदेश में असीम क्षमताएं हैं और ये कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ सही माहौल देने की जरूरत है। और आपकी प्रशासनिक तंत्र और पुलिस एकदम जबरदस्त है उसकी क्षमता, लेकिन इसको नेतृत्व बहुत खराब मिला है पिछले कई वर्षों में, इसका हम सभी लोगों को दुख है। चलिए वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में अंशु अवस्थी जी, कपिल श्रीवास्तव जी, नवीन जी, विजय शंकर पांडे जी, शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। सवाल हमारा यही था आज का कि आखिर कब गिरफ्तार होगा विकास दुबे, क्योंकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है, करीबियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर असल जो मुजरिम है विकास दुबे, जो हत्यारा है 8 पुलिस वालों का, उसे कब गिरफ्तार किया जाएगा? आखिर क्या पुलिस इतनी बेबस हो गई है कि विकास दुबे तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर विकास दुबे को किसी का संरक्षण है, विकास दुबे को कोई सूचनाएं दे रहा है, इसीलिए विकास दुबे कभी कानपुर तो कभी फरीदाबाद से फरार हो जाता है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। हमें इंतजार होगा कि आखिर विकास दुबे को पुलिस कब गिरफ्तार करती है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।